नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं दीपिका लेंगे। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। एक दिन में 50,000 कोरोना के जांच करने के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर कोरोना जांच के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का भी आदेश दिया गया है। कुंभ मेला क्षेत्र में जल पुलिस की तैनाती करें, ये कहना है नैनीताल हाईकोर्ट का। एसओपी के पालन के लिए राज्य सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस हिसाब से कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसी को चलते हुए एहतियातन नैनीताल हाईकोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है। और कुंभ मेले में जो भी श्रद्धालु आएंगे, एक दिन में 50,000 लोगों की कोरोना जांच के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुभाष, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर। जी बिल्कुल। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि हरिद्वार कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना होगा। और आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक और निर्देश दिया है, यानी कि जो एसओपी सरकार द्वारा जारी की गई थी, जो जारी होनी थी 1 अप्रैल से, तो उसको लेकर एक बड़ा निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेले में रोजाना लगभग 50,000 कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। और ये इस वजह से भी दिए गए हैं क्योंकि प्रदेश में भी लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। और अन्य राज्यों से, क्योंकि महाकुंभ है, तो अन्य राज्यों से कई श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में क्योंकि कोरोना संक्रमित बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए ये दिशा निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए, जिसमें कहा गया है कि एक दिन में लगभग 50,000 से अधिक कोरोना टेस्ट कराए जाए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई और व्यवस्था बनाने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है, जिसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि जो मोबाइल चिकित्सा वाहन है उनकी तैनाती की जाएगी सभी पार्किंग क्षेत्रों में हरिद्वार के। उसके साथ ही जो गंगा घाट है उनके आसपास भी जो मोबाइल चिकित्सा वाहन है उसकी तैनाती करने के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना से बचने के लिए, और साथ ही क्योंकि महाकुंभ हो रहा है तो कई श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचेंगे, हरिद्वार में स्नान करने पहुंचेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी उससे ना फैले, उसको रोकथाम के लिए बड़ा निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए। तो कहा जा सकता है कि बेहतर निर्देश है और कहीं ना कहीं इसका कड़ाई से पालन चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है और बड़ी महामारी है। ऐसे में निपटने के लिए जरूरत है कि न केवल प्रशासन बल्कि आम जनमानस की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। जी ठीक है सुभाष गौड़, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो शासन प्रशासन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हर वो कदम उठाई जा रही है और नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से भी अभी नए आदेश जारी किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। करीब 20 बीघे की फसल जलकर खाक हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार के तो ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं। हल्द्वानी में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हल्द्वानी के हरिपुर नायक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गेहूं के खेत में ये भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। करीब 20 बीघे की फसल जलकर खाक हो गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तारा जोशी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। तारा, आखिर किन वजहों से ये आग लगी है? कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह से आग लगी है, गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार थी खेत में और लगभग 20 बीघे में ये गेहूं की फसल जो तैयार थी वो जलकर खाक हो चुकी है। और बताया जा रहा है जो खेत के जो बटाईदार थे उनके अनुसार इसमें 50 से 60 कुंटल तक गेहूं उनका पैदावार थी जो जलकर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और स्थानीय लोगों की मदद से और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वहां पर पहुंची थी तो किसी तरह आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक जो भी फसल थी वो जलकर बिल्कुल राख हो गई है। और जो खेत के जो मालिक हैं काफी परेशान है, क्योंकि मंदी का दौर इस समय है, कोरोना के बाद लोग वैसे ही परेशान है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो त्रासदी जो होती है लोगों के लिए काफी नुकसान देने वाली होती है। और 20 बीघा गेहूं की फसल जो जली है उससे काफी नुकसान यहाँ पर जो किसान है उनको हुआ है। जी
कितने का नुकसान ये अंदेशा लगाया जा रहा है इस हादसे में? जी देखिए, 20 बीघा जो गेहूं का खेत था उसमें किसान के अनुसार वहां पर 60 से 70 कुंटल तक गेहूं की पैदावार होनी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच का ये नुकसान है। और हालांकि काबू पाया गया है आग पर, लेकिन जो फसल है वो बिल्कुल भी अब काम की नहीं रही। तो काफी नुकसान यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि छोटे किसान के लिए बहुत बड़ा एक ये रकम होती है। और जिस तरह से पूरे साल भर मेहनत करता है किसान, और इस तरह से जब फसल काटने का वक्त आता है तो इस तरह से यदि घटना हो जाए तो किसान वाकई टूटने वाली खबर होती है। जी ठीक है ताराचंद जोशी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान जो है काफी वो नुकसान में है। चलिए बात करते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कन्याकुमारी से रुड़की पहुंची कुंभ संदेश की यात्रा। बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। तीनों कुंभ स्थानों से होकर कुंभ संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर रुड़की पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत सहित पूरी दुनिया को परिचित कराना है। तो कन्याकुमारी से रुड़की पहुंची है कुंभ संदेश की यात्रा। हमारा संदेश ये है, कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना, शाही स्नान करना, नहीं तो डिप करना, पूरा अपना पाप चले गया फिर निकालना, गांव जाना, यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है वो नॉलेज का। जिस नॉलेज हमारा पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो मेधावी लोग आते हैं, लोग बैठ के चर्चा करता है अपना परंपरा क्या है, कैसा रहना है, आगे कैसा चलना है, आगे चेंजेस क्या होने का है बायोलॉजिकल, वो पूरा उधर चर्चा होता है। वो चर्चा कोई सुन रहे नहीं, ये चर्चा है, इसका पीछे ये बहुत है बोल के हम लोगों को और अपना दक्षिण भारत में सबको अवेयरनेस होना बोल के ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है ये परिवार बिगड़ रहा है, संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है। उधर बाजपुर कोतवाली के उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कोतवाल संजय पांडे को साफ सफाई और अभिलेखों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए। बैरक के निरीक्षण के दौरान सीओ दीपशिखा अग्रवाल और कोतवाल संजय पांडे ने बैरकों की मरम्मत कराए जाने की बात एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर से की है। वहीं एसएसपी ने आपदा प्रबंधन के लिए आए सामान को सही तरीके से रखने और कोतवाली में साफ सफाई रखने के साथ साथ अभिलेखों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो एसएसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया है और इस दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए। खासतौर पर साफ सफाई को लेकर एसएसपी ने तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज शामिल हुए। दरअसल यहां पर शहीदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हुए हैं। तो शहीदों के नाम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हुए और इस दौरान पूर्व शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने आज एक शाम शहीदों के नाम के साथ साथ एक गुलदस्ता सजाया है। ये हिंदुस्तान कहीं हिंदू है, कहीं मुसलमान है, जब जाके इसी तरीके से जब कहीं गुलाब है, कहीं गेंदा है, इसी तरीके से ये बना है। और आज हमने ये संदेश दिया है कि इसमें भाईचारा, एकता का पैगाम और नफरत को खत्म करने का पैगाम। आज हमने कुछ आश्रम से बच्चे बुलाए, कुछ मदरसों से बच्चे बुलाए और उनको हमने सम्मानित किया। कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उत्तराखंड प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से और आप क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये जो आज कार्यक्रम भाईचारे का, प्रेम का जो हुआ है, मुशावरे कवि सम्मेलन के रूप में, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद करता हूँ। मंच में बैठे हुए जो सब गणमान्य व्यक्ति हैं उनका भी मैं स्वागत भी करता हूँ उनका, और कवि सम्मेलन में आए हुए जितने बाहर के कवि हैं उनका भी स्वागत है, सम्मान है। और आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे।
उधर सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 उपनल कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी नियमितीकरण और समान काम समान वेतन दिए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल में ऑपरेशन बंद हो गए हैं और साफ सफाई नहीं होने से अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मरीजों की जांचें भी नहीं हो पा रही है। हड़ताल में बैठे प्राचार्य का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उनकी अपील है कि कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर दें। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी, ये अस्पताल के 700 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग विगत 6 दिन से 700 कर्मचारी सुशीला तिवारी के उपनल के माध्यम से जो कार्यरत हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार और हमारा सुशीला तिवारी प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों की मांग है, विगत 10-15 वर्षों से हम लोग मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन में यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारी मांग है कि हमें जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है समान कार्य समान वेतन, वो हम लोगों पर लागू किया जाए और 6 महीने के अंदर हमारे नियमितीकरण का जो हाईकोर्ट से आदेश आया था उसको लागू किया जाए। उपनल कर्मचारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो है लगभग 700-750 के करीब जो है उपनल कर्मचारी हैं, तो उनके हड़ताल की वजह से जो है हम काम तो प्रभावित हो रहा है। जैसे क्योंकि हम एडमिशन जो है पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, सफाई व्यवस्था, सफाई में भी जितने भी हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो सब उपनल से ही ये थे। अभी अल्टरनेट हम व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी जिला प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है हमें जो है कुछ निगम से कुछ सफाई कर्मचारी मिले हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक जितने भी उत्तराखंड के सैनिक शहीद हुए हैं सभी के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद परिवारों के घरों से मिट्टी लेकर सैन्य धाम में लाया जाएगा। इस संबंध में सैनिक कल्याण निदेशक को रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ये बैठक की है और शहीदों के परिवार को सम्मानित करने का फैसला इस बैठक में लिया गया। उस मिट्टी को लेकर हम शहीद स्थल पर जो सैन्य धाम है वहां पर लेकर जाएंगे और उससे जो है वहां पर सैन्य धाम का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में हर परिवार से कोई ना कोई सिर्फ देश की सीमाओं देश की रक्षा कर रहा है और देश की सेना का 17.5% हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से है। तो एक भावनात्मक लोगों का जुड़ाव होगा। इसके लिए मैंने आज अपने सैनिक निदेशक को यहाँ पर बुलाया था और मैंने उन्हें कहा कि मुझे 10 दिन के अंदर एक आप रोड मैप बनाकर दीजिएगा। एक शुरुआत हम दूरस्थ चमोली के गांव सवाड़, जो एक सबसे ज़्यादा फौजी बाहुल्य क्षेत्र है, गारंटी अवार्ड वहाँ मिले, एक हम यहाँ से शुरू करेंगे और एक कुमाऊं से हम शुरू करेंगे, झाड़चूला किसी जगह से। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 10 दिन के अंदर एक रोड मैप बना के। वहीं तीरथ सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये गाइडलाइंस जारी किया है और उत्तराखंड में कोरोना के प्रचार को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां भी लागू कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले हर एक यात्री को उत्तराखंड आने से पहले 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड में कोविड की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इस गाइडलाइंस में प्रदेश से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को उत्तराखंड में आने से पहले 72 घंटे पुरानी RT-PCR की रिपोर्ट लेकर ही प्रवेश मिल पाएगा, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि सभी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, साथ ही बॉर्डर एरिया के स्थानों पर कोविड टेस्ट की स्थिति को बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। प्रदेश में कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। हालांकि 1 अप्रैल से ये सभी लागू कर दिए जाएंगे। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़।
चलिए बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर गीता कुटीर आश्रम में 20 कोरोना के पेशेंट मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। गीता कुटीर आश्रम कंटेनमेंट में जोन में तब्दील किया गया और प्रशासन ने इस एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया है। हरिपुर कला संत बाहुल्य क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना की चपेट में आए हैं। फिलहाल एहतियातन प्रशासन ने गीता कुटीर आश्रम को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया है। 4 अप्रैल को कुंभ मेले में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकाली जाएगी। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की पेशवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसको लेकर बड़े अखाड़े में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बड़े अखाड़े की पेशवाई में श्री चंद्र भगवान की सोने की डोली, निशान साहिब, करीब 2 दर्जन बैंड, भगवान केदारनाथ की झांकी, पंजाबी भंगड़ा, सोने चांदी के ओहदे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ऊंट, घोड़े सहित बहुत कुछ आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। कुंभ नगरी हरिद्वार में इस समय धर्म और आस्था का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ मेला चल रहा है और मेले में सबसे बड़ा जो आकर्षण होता है वो अखाड़ों की पेशवाई होती है। अभी तक हमने सन्यासी अखाड़ों की पेशवाई देखी है, लेकिन अब 4 अप्रैल को बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई निकलने जा रही है और इस समय हम बड़ा अखाड़ा उदासीन अखाड़े में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी जोर शोरों से की जा रही हैं। ये वो हैं जो साधु संत लेके जो धर्म ध्वजा है, प्रतीक है, उसे लेके चलते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये चांदी के सिंहासन हैं। इन पे जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर होते हैं वो इन पे विराजमान रहते हैं और यही एक मुख्य आकर्षण जो होता है पेशवाई का वो ये बनता है। इस बार पहली बार कह सकते हैं कि ये एक चांदी का सिंहासन है, इसे गंगा जुमनी बोलते हैं। इसमें चांदी और सोना दोनों इसमें लगाया गया है। अगर इसकी बात करें तो एक ही सिंहासन की जो कीमत है वो करीब 60 लाख के करीब बताई जा रही है। तो इस तरह के बड़ी संख्या में यहाँ पर सिंहासन बनाए गए हैं और इस समय अखाड़े के जो कोठारी महंत हैं दामोदास महाराज वो पूरी तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं, सचिव महोदय हैं और जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं सब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार 4 तारीख में महाराज जी जो पेशवाई निकलने वाली है क्या क्या आकर्षण रहने वाला है बड़े अखाड़े की? बड़े अखाड़े की पेशवाई में हमारे पहले तो जो है धर्म ध्वजा के अपनी जो निशान साहिब होते हैं। पहले तो जो अपने घोड़सवार रहेंगे, पुलिस के जो है घोड़सवार रहेंगे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए निशान साहब रहेंगे। ढोल ताशा के साथ कम से कम 108 फीट के अपनी जो भारत माता की तिरंगा झंडा होना है, भारत माता की झांकी होना है। बाकी हमारे आचार्य श्री के जो है सारी अपनी जो इस तरह से जो झांकियाँ निकलेंगे और ये हौदे में हमारे सारे महापुरुष होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जो देश भर में साधु संत होते हैं अखाड़े से जुड़े हुए वो सभी पहुंच गए हैं हरिद्वार में और जब ये पेशवाई निकलेगी तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और मुख्य आकर्षण कह सकते हैं कि कुंभ मेले का रहता है। और आपको 4 तारीख में जो बड़े अखाड़े की पेशवाई निकलेगी तो वो देखने को मिलेगा। कोठारी महंत हैं, उनसे भी हम पूछते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है पेशवाई? अभी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ झांकियाँ हैं, आगे ऊँट घोड़े सब रहेंगे और हमारे देश से पूरे से महंत श्री महंत महामंडलेश्वर आएंगे। अभी उसी की तैयारी चल रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। महाराज जी क्या और विशेष रहने वाला है इस बार? श्री पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन की प्रवेश शाही 4 तारीख भूपतवाला दुधारी चौक से बड़े हर्षोल्लास के साथ में निकाली जाएगी। हमारे पूरे भारतवर्ष से संत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सभी को हम सोने चांदी के सिंहासन पर बैठाकर उनका सम्मान से और हर्षोल्लास के साथ 19 बैंडों के साथ में हम ये पूरे नगर में भ्रमण करते हुए अपने कनखल छावनी में प्रवेश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये वो मौका होता है जिसका देशवासी कह सकते हैं, शहर के लोग कह सकते हैं कि 12 साल इंतजार करते हैं। 12 साल बाद, हालांकि नक्षत्र के बाद 11 साल बाद इस बार हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और उसमें जो मुख्य आकर्षण है वो पेशवाई का होता है। 4 अप्रैल को बड़े अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी जिसे पूरा शहर एक कह सकते हैं जनसलाब देखने के लिए भी उमड़ता है और जो एक अखाड़े की आभा होती है, जो वैभव होता है वो भी इस पेशवाई के दौरान आपको देखने को मिलेगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज। देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।